हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? तो चलिए आ गए हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। कौन सा टॉपिक है भैया? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डर लगता है इस टॉपिक से, सर बहुत हार्ड टॉपिक होगा, बहुत ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। दो चार फॉर्मूले रट लीजिए, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। दो चार फॉर्मूले अगर रट लें तो सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं इस चैप्टर के, है ना। तो चलिए, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में, है ना। चलिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पहला टॉपिक। पहला सबसे पहले ये कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भैया है क्या, इसके बारे में पहले जानकारी लेना जरूरी, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो क्या है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्या होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? तो भैया एक इससे पहले एक टॉपिक आता है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। क्लास 11th में भी था। वेव्स, वेव्स क्या होती थी? सुपरपोजिशन ही तो होता था। जब हम स्टेशनरी वेव्स पढ़ते थे, स्टेशनरी वेव था और प्रोग्रेसिव वेव था, सब में क्या होता था? सुपरपोज होता था वेव का। उसी प्रकार से जब दो लाइट वेव्स, कौन कौन सी? लाइट वेव्स, दो लाइट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की एक ही डायरेक्शन में चलती हैं और एक ही डायरेक्शन में चल करके जब एक दूसरे के साथ सुपरपोज करती हैं या कह सकते हैं ओवरलैप करती हैं, तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है? रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, जिससे कई जगह पर कुछ पॉइंट्स पर हाई इंटेंसिटी और कुछ पॉइंट्स पर लो इंटेंसिटी मिल जाती है। इसी प्रॉपर्टी को सबसे पहले देखा किसने? थॉमस यंग्स ने। देख लिया यंग्स ने। यंग्स ने देखने के बाद कहा कि भैया इसका कुछ नाम दिया जाए, कुछ नया पैटर्न दिख रहा है, कुछ नया अलग दिख रहा है। तो इसको नाम दे दिया गया क्या? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या नाम दे दिया गया? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब हम जानते हैं कि जो वेव्स होती हैं वो किस फॉर्म में चलती हैं? क्रस्ट और थ्रफ के फॉर्म में चलती हैं। क्रस्ट और थ्रफ के फॉर्म में चलती हैं। तो उन्होंने इसका एक व्यू दिखाया कि किस तरीके से इंटरफेरेंस, कहीं पर ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है, कहीं पर ब्राइटनेस कम हो जाती है। वो स्पॉट्स को दिखाने के लिए उन्होंने एक ये जो डायग्राम है इसके जरिए समझाया। क्या बताया उन्होंने? इन्होंने कहा कि जब दो वेव्स, यहां से देखो एक सिंगल सोर्स था, इस सोर्स से दो सोर्स बना दिए गए। जो दो सोर्स होंगे वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमर्ज करेंगे। इनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ऐसे दो सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो उसको बोलते हैं कोहेरेंट फोर्सेस, और जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम ना हो उनको बोलते हैं नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये कौन से बन गए? कोहेरेंट सोर्सेस बन गए। तो इंटरफेरेंस तभी हो सकता है जब कोहेरेंट सोर्स हो, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट सोर्स से निकलनी चाहिए, है ना। तो यहां से भैया क्या निकला? क्रस्ट। ये जो पूरी लाइन है इसको क्रस्ट कहा गया और ये जो डॉटेड लाइंस है इनको थ्रफ कहा गया। एक क्रस्ट एक थ्रफ, एक क्रस्ट एक थ्रफ। अब यहां से जब दो क्रस्ट आपस में मिल रहे हैं या दो थ्रफ आपस में मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स को जोड़ा जाता है तो यहां पर हमें क्या मिल जाती है? एक चमकती हुई फ्रिंज मिल जाती है, यानी हाई इंटेंसिटी की स्पॉट मिल जाते हैं। जब हाई इंटेंसिटी का स्पॉट मिला तो उसको नाम दे दिया गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या नाम दे दिया गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो अगला टॉपिक ही आपका यही है। कौन सा टॉपिक है? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के दो टाइप हो गए, एक हो गया कंस्ट्रक्टिव और एक हो गया डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब जहां पर एक क्रस्ट एक तरफ, एक क्रस्ट एक तरफ, ये देखो यहां पर इन पॉइंट्स पर एक क्रस्ट एक तरफ, एक क्रस्ट एक तरफ मिलता चला जा रहा है और यहां पर कैसा स्पॉट बनाएगा? डार्क बनाएगा। यहां पर सेम फेज में है, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फेज में है, तो वो बन गया क्या? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। यहां से आ गया टॉपिक किसका? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का। ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट किसका आ गया? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़े तो भैया ये होता है इंटरफेरेंस, जहां पर सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट का आपस में क्या हो जाएगा? सुपरपोज हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, यानी यहां पर जहां पर ब्राइट दिख रहा होगा यहां पर कंस्ट्रक्टिव इसको बोलेंगे, इसको डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे, इसको कंस्ट्रक्टिव, इसको डिस्ट्रक्टिव, इसको कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनता जाएगा। कहीं पर ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है भैया? इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का। दो वेव्स हैं, मान लीजिए एक वेव है हमारे पास y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी और दूसरी वेव है y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हो गया हमारे पास क्या?
दो वेव्स का इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों वेव क्या करेंगी, आपस में ओवरलैप करेंगी या सुपरपोज करेंगी। दो वेव्स क्या करेंगी, आपस में सुपरपोज करेंगी। अगर दो वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगी तो क्या इनके एम्पलीट्यूड में कुछ चेंजेस आएंगे, इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा क्या इनकी इंटेंसिटी में कुछ चेंजेस आएंगे, बिल्कुल चेंजेस आएंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। मैं यहां लिख देता हूं इसको, है ना, यहां पे लिखने में क्या होगा, दिक्कत होगी, ये डिलीट हो सकता है, तो भैया यहां लिख देते हैं, डिलीट नहीं होगा। कंटेस्ट है ना, क्या है हमारे पास y1 कितना है, A1 साइन ओमेगा टी है, और y2 कितना है, y2 है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो भैया हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। और इंटेंसिटी निकालनी हो रिजल्टेंट, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा I1 यानी पहले वेव की इंटेंसिटी प्लस I2 दूसरे वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये हो जाता है हमारे पास इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ठीक है ना, मजा आ गया, ये फॉर्मूला आसान सा फॉर्मूला। अब जहां पर मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी, यानी जहां पर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पर एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। अब मैक्सिमम और मिनिमम की क्या बात आती है, कैसे आएगा भाई मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता चलेगा, तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1 + 1, और माइनस नेगेटिव मिनिमम हो सकती है, क्योंकि कॉस जो होता है वो -1 से +1 के बीच में ही वैरी करता है। तो फॉर मैक्सिमम, कुछ दिक्कत आ गई थी, थोड़ा सा रोकना पड़ गया। चलिए फॉर मैक्सिमम के लिए क्या होगा, cos फाई क्या होना चाहिए, cos फाई 1 होना चाहिए, और फॉर मिनिमम कितना होना चाहिए, और cos फाई मिनिमम कितना होना चाहिए, cos फाई की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 हो सकती है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम के लिए भाई यहां पर आप लिखोगे +1, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, मतलब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से दोनों रूट हट जाएंगे, काम खत्म, यानी आ गया A1 प्लस A2 फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, भैया क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा। अगर हमसे इंटेंसिटी पूछ ले तो इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होगी, इंटेंसिटी होगी जो मैक्सिमम रूट I1 प्लस रूट I2, और इंटेंसिटी मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2। इसे मैंने कहा कुछ फॉर्मूले रट लीजिए, काम बन जाएगा, कुछ फॉर्मूले रटना है आपको, और ये चैप्टर बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले रट लीजिए बस, और काम खत्म। फॉर्मूले रटने से काम चल जाएगा, क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। मिनिमम +1 मैक्सिमम -1, है ना, मिनिमम +1 मैक्सिमम -1। +1 का मतलब भाई कॉस की वैल्यू कहां से होती है, +1 से -1 के बीच में ही तो वेरी करती है, तो +1 मैक्सिमम के लिए -1 मिनिमम के लिए, तो A मैक्स और A मिनिमम, इसी तरह से I मैक्स और I मिनिमम आपको मिल जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए भैया फाई कितना होना चाहिए, मतलब फेज डिफरेंस कितना हो कि हम पहचान जाएं कि ये कंस्ट्रक्टिव है और ये डिस्ट्रक्टिव है। तो चलिए कंस्ट्रक्टिव के लिए, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फाई की वैल्यू होनी चाहिए वो या तो 0 होनी चाहिए, या तो क्या होनी चाहिए भैया, 2 पाई होनी चाहिए, या तो 4 पाई होनी चाहिए, या तो 6 पाई होनी चाहिए। ऐसा अगर है तब तो भैया हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, अदरवाइज हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं बनाएंगे, ये वेव कहती है। यानी वेव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने के लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों वेव में, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए
2n पाई क्या होना चाहिए, पाई का 2n मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, जहां पर n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं आप। 2n पाई होना चाहिए, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 8 9 10 11 12 जितना मन करे उतना ले लीजिए, है ना। तो यहां से 2 3 4 जितना मन करे उतना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 2 पाई 3 पाई 4 पाई 3 पाई नहीं सॉरी 4 पाई 6 पाई ऐसा होना चाहिए, 2n पाई के बराबर। अब बात आती है कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, दो वेव में, दोनों वेव में कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए p, या तो 0 हो, पाथ डिफरेंस हो ही ना, या तो लैम्डा हो, या तो 2 लैम्डा हो, या तो कितना हो 3 लैम्डा हो, या तो 4 लैम्डा हो। मतलब क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो n लैम्डा होना चाहिए, जहां पर n की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी। आई बात समझ में, बड़ा ही आसान सा फंडा है। क्या करना है हमें, n की वैल्यू पुट करते जाना है, हमें पाथ डिफरेंस मिलता जाएगा, ये पाथ डिफरेंस होगा और ये फेज डिफरेंस होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दो वेव्स के बीच में। आइए आगे डिस्कस करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा। चलो भैया तुम इधर चले जाओ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई कितना होना चाहिए भैया, फाई होना चाहिए पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और क्या होना चाहिए 5 पाई बाई 2, और क्या होना चाहिए 7 पाई बाई 2 होना चाहिए। यानी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो फाई होना चाहिए वो 2n माइनस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2n माइनस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए। n की वैल्यू 1 2 3 4 आप यहां से रखेंगे, जीरो नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 1 पाई बाई 2, 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 पाई बाई 2, 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 1 पाई बाई 2, यानी 6 माइनस 1 5 5 पाई बाई 2। क्लियर हो गया, आसान से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ पाथ डिफरेंस, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, वहां पर कितना होना चाहिए था, लैम्डा से स्टार्ट होना चाहिए था, 0 और लैम्डा से, यहाँ पर कहां से लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, या फिर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ये हो गया पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये आपको पता चल चुका है। इतने फॉर्मूले हैं, कुछ और भी हैं थोड़े बहुत, परेशान ना होइए। और क्या फॉर्मूले हैं भैया, चलो देखते हैं कौन से फॉर्मूले, ये क्या हो गया, कुछ तो होता रहता है, अंडू कर देते हैं, हाँ अब कुछ सही दिख रहा है। तो अगला चलते हैं, फॉर्मूला जो पूछे जाने वाला फॉर्मूला है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक है भैया क्या, फ्रिंज विथ और फ्रिंज डिस्टेंस, फ्रिंज की डिस्टेंस। अब जैसे ये है, यहां पर बन रहा है ये होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या होता है भैया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये जो ओ दिख रहा है आपको, ओ दिख रहा है, ये है हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये पॉइंट क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब यहां से देखो, ये पहली डार्क फ्रिंज बनी, यहां पर पहली ब्राइट फ्रिंज बनी, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस, फर्स्ट डार्क फ्रिंज या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, है ना, इसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज और इसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज। जहां पर दो कंस्ट्रक्टिव और दो क्रस्ट और दो तरफ मिलकर के जो फ्रिंज बनाएंगे उनको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, एक क्रस्ट और एक तरफ मिलकर बनाएंगे उनको बोलेंगे डार्क फ्रिंज। तो ये जो पॉइंट है, फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज कहां है, डार्क फ्रिंज कहां है, यानी पोजीशन हमें पता करनी है। क्या पता करनी है, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस। क्या पता करनी है, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस पोजीशन पता करनी है। तो पहले हम किसके लिए पता करेंगे, ब्राइट फ्रिंज के लिए। ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा, एक्स एन, एन क्या होता है भैया, एन डी लैम्डा बाई डी, क्या होता है, एन डी लैम्डा बाई डी।
अब ये डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, ये कैपिटल ई क्या है, ये तो पता करें पहले, ये क्या होता है। तो देखो यहाँ पर स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है ये है S1 और ये है S2। इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, इनको बोलते हैं स्लिट के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब छेद होता है। तो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से। स्मॉल डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। और ये यहां से स्लिट से जहां पर हमें स्क्रीन दिख रही है, जहां पर हमें फ्रिंज दिखेगी, इसकी डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। तो डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, कैपिटल डी। और स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है। ठीक है, चलो इसको यहां पे लिख लेते हैं। लैम्डा क्या है भैया, वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। और स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है, दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर, डी लैम्डा बाई डी, एन डी लैम्डा बाई डी। अब आपको जो भी फ्रिंज पूछे, जो भी ब्राइट फ्रिंज पूछे, पहली बार ब्राइट फ्रिंज एन की वैल्यू 1 रख दीजिए, सेकंड ब्राइट फ्रिंज एन की वैल्यू 2 रख दीजिए, थर्ड ब्राइट फ्रिंज एन की वैल्यू 3 रख दीजिए। जितना भी मन करे उतना कोई भी ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज आपसे पूछ सकता है, ब्राइट फ्रिंज, है ना। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे डार्क फ्रिंज के लिए, ये तो हो गया ब्राइट फ्रिंज। अब चलिए डार्क फ्रिंज की तरफ। तो डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होगा, डार्क फ्रिंज की पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला है भैया, डार्क फ्रिंज की पोजीशन के लिए, ये दूसरा पॉइंट है। तो डार्क फ्रिंज की पोजीशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1 डी लैम्डा बाई डी, 2n-1 डी लैम्डा बाई डी, ये होता है फॉर्मूला 2n-1 डी लैम्डा बाई डी। क्लियर, 2n-1 डी लैम्डा बाई डी, ये फॉर्मूला हो जाता है। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है ना, 2n-1 डी लैम्डा बाई डी, ये फॉर्मूला हो जाता है, आसानी से आ गया फॉर्मूला। चलिए अब क्या करें जाए, अब फॉर्मूला लगाया जाए, है ना। अब क्या किया जाए, फॉर्मूला लगाया जाए। किसका, फ्रिंज विथ का। भाई बताओ, एक यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं फ्रिंज विथ। क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिंज विथ। फ्रिंज FRIN होता है, फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बाई डी। ना n ना 2n-1, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या, n डी लैम्डा बाई डी, n डी लैम्डा बाई डी। क्लियर, खत्म हो गया, इतना ही फॉर्मूला है बस। इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करना है, एम्पलीट्यूड का, मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फ्रिंज विथ, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और काम खत्म। इतने ही फॉर्मूले हैं, इससे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे आपको। इंटरफेरेंस के किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये वादा है हमारा। इसके अलावा और कोई फॉर्मूले आपको नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बैक साइड से, क्योंकि पीछे साइड से आसान से क्वेश्चन है और आगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे टफ क्वेश्चन आते जाएंगे, ये क्वेश्चंस आसान मिलते जाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, इन डबल्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट गायब हो गया यहां से, द टू पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। दो पैरेलल स्लिट्स जो है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मिलीमीटर है। मतलब स्मॉल डी की वैल्यू आपको दे रखा है, स्मॉल डी कितना है, 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कर जाएगा, मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, स्क्रीन कितनी दूरी पर रखा है, 1 मीटर, यानी कैपिटल डी कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। What is the fringe separation when the blue green light of wavelength 500 नैनोमीटर is used? वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, यानी 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, आपको क्या पता करना है, आपको क्या पता करना है, फ्रिंज सेपरेशन। फ्रिंज सेपरेशन का मतलब फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ का फॉर्मूला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, डी लैम्डा बाई डी।
तो डी कितना है भैया 1, लैम्डा कितना है 500 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻3। तो बीटा कितना आ गया 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻3 यानी 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ये हो जाएगी फ्रिंज विथ। आपका आंसर आ गया। इतना सरल सा क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, समझ लीजिए। अब अगर आप कर ले जाएंगे मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। आसान से क्वेश्चंस होते हैं, टफ नहीं होते क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। और अगला क्वेश्चन क्या है, येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कितना है 600 एंगस्ट्रॉम है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 600 नहीं सॉरी 1000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको हम 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हैं। प्रोड्यूसेस फ्रिंज ऑफ विथ 0.8 mm। फ्रिंज विथ कितनी है 0.8 mm है ना। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द फ्रिंज विथ इफ द लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ। अगर हम इसको लैम्डा 1 मान लेते हैं फिर, और लैम्डा 2 मान लेते हैं, कितना है 7500 एंगस्ट्रॉम या फिर 7500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल्ड। सेपरेशन जो है वो डबल कर दिया जाए। और फ्रिंज विथ कितनी होगी, आपसे फ्रिंज विथ पूछ रहा है, यानी बीटा 1 मान लेते हैं और हमें क्या फाइंड करना है, हमें बीटा 2 फाइंड करना है। बीटा 2 फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, बीटा 1 इज इक्वल्स टू डी लैम्डा 1 अपॉन डी, है ना। और बीटा 2 क्या हो जाएगा, बीटा 2 हो जाएगा भैया डी लैम्डा 2 अपॉन सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल्ड, यानी ये हो जाएगा 2d। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, हमें बीटा 2 निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं बीटा 2 अपॉन बीटा 1 कर देते हैं, बीटा 2 अपॉन बीटा 1 कर देते हैं। क्या हो जाएगा डिवाइड करने पर, देखिए डी लैम्डा 2 बाई 2d डिवाइडेड बाय डी लैम्डा 1 बाई डी। ये डी से ये डी कट गया, ये डी से ये डी कट गया, क्या बचा लैम्डा 2 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन लैम्डा 1। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी आपको लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू 2 भी तो है इंटू ये बीटा 1 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। लैम्डा 2 की वैल्यू 7500 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू बीटा 1 कितना भैया 0.8 mm, है ना। तो आंसर भी mm में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 1 2 और ये उड़ गया, कितना बचा भैया 75 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 12, नहीं 120 बचा। 12 कैसे बचेगा 120 बचेगा। 15 5 जा और 15 8 जा, यहां से ये कैंसिल 0.1 यानी 0.5 mm हमारा नया फ्रिंज विथ हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था। फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, और फॉर्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आफत आ जाएगी। यही है फॉर्मूले का कमाल, इसीलिए फॉर्मूला याद होना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन भी आसान सा था। क्या है भैया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ी गर्मी है। In a Young's double slit experiment, fringes are obtained on a screen placed a certain distance away from the slits. If the screen is moved by 5 cm towards the slit, the fringe width changes by 30 micrometer. Given that the slits are 1 mm apart, calculate the wavelength of the light used. हमें wavelength पता करनी है इस फॉर्मूले में। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, wavelength फाइंड करना है ना। तो चलिए भैया वेवलेंथ फाइंड करना है तो फाइंड तो करना पड़ेगा, फाइंड करते हैं, वेवलेंथ फाइंड करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर फ्रिंज रखी गई है, स्क्रीन रखी गई है फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से कुछ डिस्टेंस पर रखा गया, यानी कैपिटल डी की वैल्यू कुछ है, क्या है पता नहीं। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर, अगर स्क्रीन को 5 सेंटीमीटर मूव कर दिया जाए, यानी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं किया जा रहा है, और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस तो आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर है, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस क्या दिया है 1 मिलीमीटर दिया हुआ है ना, यानी स्मॉल डी की वैल्यू दे रखा है कितना 1 मिलीमीटर, यानी 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और आपको क्या कह रहा है, चेंजेस हो जाता है, क्या होता है चेंज हो जाता है स्लिट के बीच की डिस्टेंस, और फ्रिंज भी चेंज हो जाता है, यानी
स्लिट के बीच के डिस्टेंस को डेल्टा डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन, तो 5 सेंटीमीटर चेंज हुआ है, और इसमें डेल्टा बीटा में कितना चेंज आया, 30 माइक्रोमीटर का चेंज आया। तो माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करें, 30 इंटू 10⁻⁻6 मीटर कर दें, ये आ गया डेल्टा बी हमारा, है ना। तो चेंज क्या होगा भैया, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डेल्टा डी, डेल्टा डी, और ये डी तो सेम रहने वाला है ना, डी तो सेम रहने वाला है, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस वही रहेगी, हम डी की वैल्यू चेंज कर देंगे तो लैम्डा तो सेम, डी भी सेम, फॉर्मूले में क्या आ गया, बी डेल्टा बी, बीटा की जगह पर क्या आ गया, डेल्टा बीटा आ गया, और फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको डी मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना, नहीं लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा बीटा इंटू डी अपॉन डेल्टा डी, डेल्टा बीटा कितना है 30 इंटू 10⁻⁻6 है, इंटू स्मॉल डी कितना है 10⁻³ है, और ये है 5 इंटू 10⁻², तो 5 6 जा 30, 6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻², यानी 6 इंटू 10⁻7 मीटर, या फिर इसको लिखा जा सकता है 6000 एंगस्ट्रॉम। दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। तो बड़ा आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत टफ नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा था ये आसान सा टॉपिक है। अभी मैं उन टॉपिक को ले रहा हूं जो बच्चों को टफ लगते क्या हैं टफ, लेकिन होते क्या हैं आसान। जैसे हमने पढ़ा लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स तो सिलेबस में भी डिलीटेड था, लेकिन फिर भी कितना आसान सा टॉपिक था, समझ में आ गया था, है ना, लॉजिक गेट्स। उसके बाद फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कैपेसिटर, रजिस्टर, कितने आसान सा टॉपिक थे, कार्बन रजिस्टर कितने आसान सा था, सिर्फ कलर कोड बताना था, कलर कोड याद रखना है, बीबी रॉय वाला, है ना, याद हो जाएगा तो आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें भी फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो भैया नेक्स्ट क्या है, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है, द लाइट हैज अ फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पर, इस बार क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे करके एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट फ्रिंजेस इतना, मतलब फ्रीक्वेंसी यानी लैम्डा, नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी यानी एफ कितना दे रखा है, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है, और हर्ट्ज बिटवीन द सेंटर, बीटा दिया हुआ है आपको, फ्रिंज विथ दिया है 0.75 mm को मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻³ से, स्क्रीन इज डी की वैल्यू है, स्क्रीन है 1.5 मीटर, है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, स्मॉल डी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स स्मॉल डी निकालना है। तो भैया लैम्डा नहीं दिया, इसमें लैम्डा नहीं दिया, अब क्या करें, तो v इज इक्वल टू क्या होता है भैया, लैम्डा एफ होता है, v यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किससे लिख सकते हैं, c से लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में आ जाएगा 6 इंटू 10⁻14, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻6, 1/2 इंटू 10⁻⁻6, है ना, या फिर 0.5 इंटू 10⁻⁻6, या फिर 5 इंटू 10⁻⁻7, है ना, ये आ गया लैम्डा। अब रख दो बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, या फिर डी इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई बीटा, तो डी कितना है 1.5 है, लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁻7, और बीटा कितना है 0.75 इंटू 10⁻3, है ना, इसको लिख सकते हैं क्या 0.5 को लिख सकते हैं क्या 0.575 को 75 इंटू 10⁻5 भी लिख सकते हैं, तो d कितना है भैया 1.5, लैम्डा 5 इंटू 10⁻7, इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻4, 10⁻3 लिखेंगे, एक पॉइंट शिफ्ट होगा इधर 10⁻4 बन जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, और ये इससे 5 टाइम्स कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10⁻3 मीटर, या फिर 1 मिलीमीटर। तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 1 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 1.5 मिलीमीटर फ्रॉम द टू स्लिट्स 0.3 मिलीमीटर, क्या दिया हुआ है, कैपिटल डी कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, स्मॉल डी कितना दिया हुआ है 0.3 mm दिया हुआ है, मीटर है भैया काहे लिए कर रहे हो, 0.3 mm, 0.3 mm का मतलब 0.3333 इंटू 10⁻⁴ मीटर, है ना,
और इल्यूमिनेटेड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा, कितना दे रखा है 6400 एंगस्ट्रॉम, है ना। फ्रिंज विथ फाइंड करना है बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी। ये तो कर ही लेंगे आप, ये तो कर ही लेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यह आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया कि अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5100 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ नैरो स्लिट ऑफ इंसिडेंट is incident out of double slit if the overall separation of fringe 10 fringes। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था। क्या भैया यहाँ से कि भैया कह रहा है कि वेवलेंथ कितना है 5100 एंगस्ट्रॉम, यानी 5100 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये हो गया हमारा लैम्डा। और 10 फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, यानी 200 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, या फिर कह सकते हो 2 मीटर। अब क्या कह रहा है 10 फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। 10 फ्रिंजेस मतलब 10 बीटा इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो 10 बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 दिया हुआ है। फाइंड स्लिट डेप्थ सेपरेशन, मतलब डी के बीच, डी निकालना है स्मॉल डी, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस। तो भैया 10 बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी। तो डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी लैम्डा, बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी होता है ना। तो 10 और ये हो जाएगा 10 डी लैम्डा बाई डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2, है ना। तो स्मॉल डी निकालना है, 10 डी लैम्डा अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू स्मॉल डी। स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 10 इंटू डी की वैल्यू कितना है 2, लैम्डा कितना है 5100 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा 5, यहां से 1 2 3 0, तो हो जाएगा 51 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर +2, हो जाएगा 51 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। ये हो जाएगी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस। क्या हो जाएगी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस 51 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर, है ना। आसान आसान से क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों टफ लगता है ना। आज के बाद टफ नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, है ना। 2 क्वेश्चन है अभी, हाँ 2 क्वेश्चन है। In Young's double slit experiment, the distance between the slit and the screen is 1.6 meter. Using the length light of wavelength इतना, the distance between the center of the interference pattern and the fourth bright fringe on either side is 16 millimeter. Calculate the slit separation. Young's double slit experiment में स्क्रीन की डिस्टेंस 1.6 मीटर और वेवलेंथ कितना 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर है। हमें डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड इंटरफेरेंस पैटर्न एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का मतलब n दे दिया आपको 4, और x टू द पावर n का फॉर्म, x n के फॉर्मूला क्या होता है n d लैम्डा बाई d होता है। तो यहां से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n d लैम्डा बाई xn हो जाएगा। xn आपको दिया हुआ है 16 मिलीमीटर, ठीक है। तो भैया ये आ गया 4, डी की वैल्यू हो गई 1.6, लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय xn की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 10 टू द पावर -3 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटा दिया गया, डेसिमल हटाया, यहाँ से -8 हो गया 16, और ये 10 टू द पावर -3 ऊपर जा गया 10 टू द पावर 3, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 64 इंटू 24 होगा, से 4 6 जा कितना होता है 24 होता है, 24 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। ये आ गया हमारा स्लिट्स की बीच की डिस्टेंस, यानी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन है कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है, कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी 6000 इंटू 10 टू द पावर -10
मीटर है, is used to get an interference pattern on screen. The fringe width is changes by 1.5 when the screen is brought towards the double slit by 50 सेंटीमीटर। स्लिट को, डबल स्लिट को कितना खिसकाया गया, डबल स्लिट को खिसकाया गया, सॉरी, when the screen is brought towards the double slit, डबल स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कम कर दी गई, और डिस्टेंस कितनी चेंज की गई, इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डेल्टा बीटा आपको दिया हुआ है 1.5 मिलीमीटर, यानी 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर 15 इंटू 10⁻⁴ मीटर, और आपको डेल्टा डी दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर यानी 50 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, आपको डी निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, डेल्टा बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा डी लैम्डा बाई डी, तो डी इज इक्वल्स टू डेल्टा डी लैम्डा बाई डेल्टा बीटा। डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है, 50 इंटू 10⁻², लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6000 इंटू 10⁻⁻10, और डिवाइडेड बाय डेल्टा बीटा की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। यहां से देखिए 15 4 जा 60 होता है, डबल जीरो बचेगा, ये हो जाएगा 5 5 4 जा 20 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये 1 2 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻10, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू यहां से आ जाएगा 10⁻⁴, है ना, ये 10⁻³ और एक ये 0 10⁻⁴ और ये 8 10⁻8 इंटू 10⁻⁻12, यानी आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है ना। अगर आप क्वेश्चंस के फॉर्मूले याद कर लें तो क्वेश्चन कितने सरल हो जाते हैं। फॉर्मूला याद करने से देखिए क्वेश्चन कितने सरल हो जाते हैं, जिससे आप झट से क्वेश्चन लगा सकते हैं। बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं तब फिर समस्याओं का आरंभ हो जाता है और कहीं अंत दिखाई नहीं देता। कब, जब हमें सूत्र ही नहीं पता, हमें रास्ता ही नहीं पता, तो हम कैसे चलेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि फॉर्मूले, किस फॉर्मूले में कौन क्या रिप्रेजेंट करता है और फॉर्मूला क्या होता है, उसको सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा। फिर आप क्वेश्चंस लगाइए, नहीं आते हैं फिर आप पूछिए, एकदम कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का ये सेशन समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कॉल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, वहां पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को हमें बता दीजिए। सारे क्वेश्चंस के डाउट आपको क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।